कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोग गायब हो जाते हैं, जिनमें से 90% तो एक महीने में ही मिल जाते हैं और बाकी बचे हुए लोगों का कुछ भी पता नहीं चलता। खैर अब मूवी स्टार्ट होती है 1999 में। हमें एक कार के अंदर 3 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है, जिनके नाम क्रिस्टी, लिज और बैन होता है। ये लोग यहाँ पर बैकपैकिंग के लिए आए थे। बैकपैकिंग का मतलब होता है बहुत ही सस्ती ट्रैवलिंग करना, जैसे कि होटल की जगह कहीं पर कैंपिंग करना और किसी से लिफ्ट मांग कर आगे बढ़ना वगैरह वगैरह। कुल मिला के मतलब ये है कि बहुत ही कम पैसों में पूरी ट्रिप को कर लेना। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक ही जगह रुक कर अपनी रात वहीं पर काटते हैं। सुबह होते ही वो दोबारा से चल देते हैं और बहुत ही देर ड्राइव करने के बाद वो एमो क्रिक पर रुकते हैं। वहाँ पर बैन अपने कैमरे से कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। लिज और क्रिस्टी अंदर कुछ खाने के लिए जाती हैं। वहाँ के लोकल्स उन्हें घूर रहे थे। फिर बाद में बैन भी अंदर आ जाता है। वो लोग बैन को अपने पास बुलाते हैं और उन दोनों लड़कियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। बैन कुछ लफड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो तीनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और अब कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये लोग बुल्फ क्रीक तक पहुँच जाते हैं। बुल्फ क्रीक ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही बड़ा पार्क है। वो तीनों लोग वहीं पर रुककर एंजॉय करते हैं। अब शाम के वक्त जब ये लोग वहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी घड़ियां बंद पड़ी थी। इनकी घड़ी में 6:30 का टाइम था। ये लोग इस चीज को नजरअंदाज कर कर अपनी कार में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि अब उनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही है। बहुत ही देर तक लगातार कोशिश करने के बाद भी उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ देर बाद रात हो जाएगी और अगर वो पैदल भी चलें तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए अब ये लोग अपना टाइम कार में ही बिताने लगते हैं। अंधेरा होते ही सामने से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन पास आने पर उन लोगों को पता चलता है कि वो एक ट्रक था। उस ट्रक के अंदर एक मिग नाम का आदमी था जो कि उन लोगों की मदद करने लगता है। वो उन लोगों की कार चेक कर कर उन्हें बताता है कि उनकी कार को वो ठीक कर सकता है, लेकिन इस कार को ठीक करने के लिए जो टूल्स हैं वो उसके घर पर हैं, इसलिए अब उन लोगों को उसके घर पर चलना होगा। काफी देर तक डिसाइड करने के बाद ये लोग मान जाते हैं और उसकी घर की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये इनकी बेस्ट चॉइस है और आगे तो इन लोगों को पता चल ही जाएगा कि इनकी बेस्ट चॉइस कितनी ज़्यादा अच्छी है। और अब वो उनकी कार को टो कर कर वहाँ से ले जाने लगता है। उन्हें बुल्फ क्रीक से निकले कई घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उसका घर नहीं आता और ना ही उन लोगों को पता चल रहा था कि वो अंधेरे में कहाँ जा रहा है। अब वो तीनों लोग घबराने लगते हैं। अब बहुत देर के बाद फाइनली वो लोग उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक अबेंडेड माइनिंग साइट थी। वो उन्हें पीने के लिए पानी देता है। मिक उन्हें अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है और बताता है कि वो एक पिग हंटर था। वो अपनी बातों को बहुत ही फनी तरीके से बता रहा था, लेकिन एक टाइम पर उसकी बातें बिल्कुल भी फनी नहीं लग रही थी। मिक उन्हें बातों बातों में बहुत सी चीजें बता देता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाते। वो उनसे कहता है कि वो आजकल ऐसे जानवरों को मारता है जो कि उसके चारों तरफ घूमते हैं, जैसे कि टूरिस्ट। उसकी इस बात को भी वो मजाक समझते हैं और मजाक तो उनका निकल ही जाएगा। अब मिक उनकी कार को ठीक करने लगता है या फिर कार को ठीक करने का नाटक करने लगता है। जो पानी उसने उनको दिया था उसमें उसने कुछ मिलाया था। उसे पीने के बाद वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब सुबह जब लिज को होश आता है तो वो खुद को एक शेड में बंधा हुआ पाती है। उसे बाहर आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता और वहाँ पर उनका सामान भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। वो वहाँ पर चिल्लाती है और रोती रहती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और अब रात होती है। अब वो वहाँ पर पड़े रहने की बजाय अपने आसपास कुछ ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है, जिससे कि वो अपने हाथ पैर खोल लेती है। शेड से बाहर निकलने के बाद वो देखती है कि मिक ने उनकी कार के सारे पार्ट्स निकाल दिए थे और वहाँ पर बहुत सारा खून भी पड़ा हुआ था। ये देखकर वो वहाँ से जल्दी से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे क्रिस्टी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पास जाकर देखती है और उसे पता चलता है कि मिक उसे एक शेड में टॉर्चर कर रहा था। वहाँ पर और भी बहुत सी लड़कियों की डेड बॉडीज थी जिन्हें वो टॉर्चर करता था और बाद में मार देता था। लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो वहाँ पर रखी कार में आग लगा देती है और एक सिलेंडर को वहीं पर फेंक देती है, जिससे कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और मिक बाहर चेक करने के लिए आता है। और तभी लिज अंदर पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस्टी को आजाद कर पाती तभी वहाँ पर मिक आ जाता है। लेकिन मिक को लिज नहीं दिखाई देती क्योंकि लिज वहीं पर छिपी हुई थी। अब मौका देकर मिक क्रिस्टी को और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। तभी लिज मिक की राइफल को उठाकर उसके ऊपर तान देती है। वो क्रिस्टी को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और लिज उसे शूट कर देती है। गोली उसकी गर्दन को छू कर निकल जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। इतने में लिज क्रिस्टी को आजाद कर कर वहाँ से निकाल लेती है। वो दोनों उस ट्रक में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उस ट्रक की चाबी उस ट्रक में नहीं थी। लिज क्रिस्टी को ट्रक में छोड़कर चाबी ढूंढने के लिए जाती है
और वो मिक की तलाशी लेने लगती है और उसे चाबी मिल भी जाती है। अब वो दोनों ट्रक में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने मिक आ जाता है और वो उन दोनों को शॉर्ट गन से शूट करने लगता है। उससे बचने के लिए लिज उसके ऊपर ही ट्रक को चढ़ा देती है, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। अब वो ट्रक को बैक कर वहां से निकल जाती है। अब वो वहां से निकल तो जाती है, लेकिन उसे रास्ता बिल्कुल भी मालूम नहीं था और अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। अब मिक एक ट्रक लेकर उनके पीछे ही था। लिज पूरी स्पीड से उस ट्रक को भगा रही थी और अचानक ही वो डेड एंड तक पहुंच जाती है। किसी तरह वो लास्ट टाइम पर ब्रेक मार देती है और उसका ट्रक बिल्कुल एज पर ही रुक जाता है। तभी लिज को एक आइडिया आता है और वो दोनों मिलकर उस ट्रक को खाई में ढकेल देते हैं और किसी तरह वो दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। अब जब मिक वहां पर आता है तो वो ट्रक को खाई में पड़ा हुआ देखता है, लेकिन इस बात से उसे तसल्ली नहीं मिलती। वो खुद नीचे उस ट्रक को चेक करने के लिए जाता है। अब लिज दूसरा ट्रक लेकर यहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन उसमें भी चाबी नहीं थी। अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए लिज मिक के ठिकाने पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास कई सारी चाबियां थी। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर और भी गाड़ियां होंगी। अब वो वापस से माइनिंग साइट पर जाते हैं। लिज क्रिस्टी को बाहर ही छोड़ देती है और उससे कहती है कि अगर मैं 5 मिनट के अंदर बाहर ना आऊँ तो तुम यहाँ से भाग जाना। और अब लिज अंदर जाती है और उसे अंदर बहुत सारी कार्स मिल जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ था और वो उन टूरिस्ट का था जिन्हें मिक ने मारा था। वहाँ पर उन लोगों के फोटोज, पासपोर्ट और बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। अब लिज एक टूरिस्ट का कैमरा चेक करती है और उसे पता चलता है कि पहले मिक सबको हेल्प ऑफर करता है और बाद में अपने जाल में फंसा कर उन्हें मार देता है। वहाँ पर बैन का कैमरा भी पड़ा हुआ था। जब लिज उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मिक उसे पहले से ही फॉलो कर रहा था, क्योंकि जब बैन ने एमिक्रिक पर अपनी रिकॉर्डिंग करी थी तो हम देख सकते हैं कि मिक का ट्रक पहले से ही वहाँ पर खड़ा हुआ है। ये देखकर अब लिज जल्दी से एक कार में बैठ जाती है और उसमें चाबियां ट्राई करने लगती है। एक कार में वो चाबी लग जाती है और कार स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से मिक उसी कार में बैठा हुआ था, जो कि लिज के पेट में एक बड़ा सा चाकू घुसा देता है। लिज किसी तरीके से कार से बाहर निकल जाती है, तब वो दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है। लिज अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, जिससे कि उसके हाथ की उंगलियां कट जाती हैं। अब मिक और भी ज्यादा हमले कर उसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाती है। अब 5 मिनट होने के बाद भी जब लिज क्रिस्टी के पास नहीं आती तो क्रिस्टी वहां से निकल जाती है। वो लगातार भागती रहती है और सुबह तक एक रोड पर पहुंच जाती है। वो काफी देर तक उस रोड पर भागती रहती है, लेकिन उस रोड पर कोई भी नहीं गुजरता। तब वो थक हार कर उस रोड पर ही बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है, जो कि उसी की तरफ आ रही थी। वो उस कार को रोककर मदद मांगती है। उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो कि उसकी मदद करता है। वो अपने पीने के लिए कार की डिक्की से पानी निकालने के लिए जाता है, लेकिन इतने में ही मिक अपनी स्नाइपर राइफल से उसे शूट कर देता है, जिससे कि उसके छींतड़े उड़ जाते हैं। अब क्रिस्टी जब कार के बाहर निकलती है तो वो उस आदमी को मरा हुआ देखती है, इसलिए वो जल्दी से आकर कार में बैठ जाती है, क्योंकि अफसोस कार की चाबी तो डिग्गी में ही लगी हुई थी। वो किसी तरीके से डिग्गी से कार की चाबी को निकालती है और कार को स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है, लेकिन वो अभी भी सेफ नहीं थी। मिक अपनी कार में उसका पीछा कर रहा था। वो कार को उसके बराबर से ले आता है, लेकिन तभी क्रिस्टी अपनी कार से टक्कर मारकर उसकी कार को रोड से उतार देती है। अब क्रिस्टी काफी ज्यादा खुश थी, उसे लग रहा था कि वो सेफ है और काफी आसानी से वहां से निकल जाएगी, लेकिन तभी मिक अपनी स्नाइपर राइफल से उसके कार के टायर को पंचर कर देता है, जिससे कि उसकी कार बेकाबू होकर रोड से उतर जाती है। वो उसकी कार के पास जाता है। अब वो जैसे ही अपनी कार से निकलती है तो मिक उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो उसे कार के अंदर डालकर उसी कार को जला देता है। इधर बैन अभी भी जिंदा था। वो किसी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेता है और वहां से निकल जाता है। वो भागता रहता है और ऐसे ही रात हो जाती है। वो काफी ज्यादा डिहाइड्रेट था, इसी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह 2 टूरिस्ट वहां से गुजर रहे थे। वो बैन को देख लेते हैं। वो उसे अपनी गाड़ी में लेटाकर वहां से ले जाते हैं। आगे उसे एयरलिफ्ट कर वहां से ले जाया जाता है, ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज हो सके। आगे हमें बताया जाता है कि काफी ज्यादा मेजर रिसर्च के बाद भी लिज और क्रिस्टी का कुछ भी पता नहीं चलता। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, क्योंकि सिर्फ एक ही विटनेस था, क्योंकि उसके पास ना तो सबूत था और ना ही उसे क्राइम की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता था। 4 महीने तक पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद बैन को बाइज्जत बरी कर दिया गया और वो भी साउथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इसके बाद हमें मिक दिखाया जाता है, जो कि खुला घूम रहा है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी वोल्फ क्रीक की रियल कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।